एपिस्टैक्सिस को हम हिंदी में बोलते हैं नक्सीर। नक्सीर मतलब होता है नाक से खून आना। तो नाक से खून आना जो है वो बहुत सारे कारणों में हो सकता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं और उनका क्या समाधान है। उनको दूर करने का कुछ तरीके भी हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एपिस्टैक्सिस जो है, या इसको कह सकते हैं कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून आना, ये एक कॉमन समस्या है। बुक के हिसाब से ये कॉमन समस्या है, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी एक कॉमन समस्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को होता है। इन्होंने कहा कि इट इज़ रियरली लाइफ थ्रेटनिंग बट मे कॉज सिग्निफिकेंट कंसर्न। मतलब इससे जीवन को खतरा नहीं होगा, पर ये जो है एक मतलब चिंता का कारण हो सकता है। एक अनुभव की बात करेंगे, ये तो होगी किताब की बात। अब अनुभव की बात ये है कि जो नक्सीर होती है, बेसिकली अगर मैं आपको इसके ज़्यादा कारण ना बताऊं और मैं आपको इसका सिंपल सा कारण बताऊं, तो मैं एक कारण लूँगा, हाई बीपी। मतलब बीपी जब बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ने के कारण जो होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ समस्या चल रही होती है, जिनकी दीवारें पतली हो जाती हैं। तो वो कोई भी नस हो सकती है, वो हमारी नाक की नस भी हो सकती है, वो हमारे दिमाग की नस भी हो सकती है। तो कहते हैं कि ये नाक वाली नक्सीर जो होती है, नाक से खून आना, ये कोई बड़ा चिंता का कारण नहीं है। ये इन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यदि ये बच्चों में हो जाए तो ये कोई चिंता का कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हम बड़ों में करें, बड़ों से मेरा मतलब है जिनकी उम्र जो है 30-35 साल से ज़्यादा है, अगर इन लोगों में यही कारण हो जाए, नाक से ब्लीडिंग हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि इसके पीछे ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा बीपी होना इसके पीछे कारण है। बच्चों में ऐसा नहीं होता है, पर बड़ों में ऐसा होता है। तो बड़ों में जब हाई बीपी हो जाता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी जो नाक की नस है, उनकी नाक की नस फट सकती है, उनकी दिमाग की नस भी फट सकती है, उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हार्ट अटैक और इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। और कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका दवाई नहीं है, कंट्रोल रखने का तरीका है बीपी को चेक कराना। यदि आप बीपी को चेक कराओगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो इसको कंट्रोल कर पाओगे, उसकी चिंता कर पाओगे। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बीपी को इग्नोर कर देते हैं, उसको चेक कराना ही बंद कर देते हैं। समाधान क्या है कि दवाई लेना या उसको कंट्रोल रखना। ठीक है, ये बहुत ही यदा कदा जो है जीवन को ले लेती है, मतलब पर मेरा मानना है कि ये जीवन को ले सकती है। दिस इज जस्ट ए वार्निंग साइन। मतलब आप भाई प्रिपेयर हो जाओ कि नेक्स्ट टाइम यू मे गेट ए वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड यू वुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट critical situation. So this is up to you. You are going to take it very lightly or you are going to take it very seriously. सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाओ या बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लग जाओ, बट सीरियसली का मतलब है एक बार ज़रा सी अपने डॉक्टर की सलाह ले लो और भाई बीपी को कंट्रोल कर लो। भाई इससे जो है एक चिंता का विषय ज़रूर पैदा हो जाता है, स्पेशली अमॉन्ग द पेरेंट्स ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों के माता पिता होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नोज ब्लीड होती है वो बेनिग्न होती है, सिंपल तरीके से ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है और स्पॉन्टेनियस स्वतः ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये बार बार होने लग जाती है, तो उस टाइम पर जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये दो जगह पर हो सकती है, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते नाक के अंदर एंटीरियर मतलब अगले भाग में हो सकती है, और नाक के अंदर पोस्टीरियर मतलब पिछले भाग में हो सकती है। ये सेल्फ लिमिटेड मतलब अपने आप ठीक हो सकती है। लोग जो हैं घर पर ही अगर आराम से शांति से लेट जाए तो कई बार ये है ज़्यादातर लोगों में घर से ही ठीक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। अब ये बात भारत पर लागू नहीं होती है, मेरे देश में लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा इकट्ठा होता है, डाटा इकट्ठा होता है हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ में, जो भी विकसित देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, यूके, यूएसए, ये लोग जो होते हैं ये डाटा अवेलेबल करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। हमारे देश के में डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉक्टर जो होता है इन डाटा को कौन इकट्ठा करता है, डॉक्टर।
होते हैं या जो किसी भी प्रकार के डॉक्टर होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो किसी भी डाटा को इकट्ठा नहीं कर सकते। वर्कअप मतलब इसमें जो है किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, कि हिस्ट्री ली जाती है मरीज से कि भाई आपको ये समस्या आज ही हुई है या ये परसिस्टेंट लगातार आपको बनी हुई है, हैवी ब्लीडिंग है ना, छोटी मोटी ब्लीडिंग नहीं, हैवी ब्लीडिंग। तो अगर ऐसा मिलता है तो वो हीमेटोक्रिट कराते हैं। हीमेटोक्रिट का मतलब होता है खून की जांच, कि हीमेटोक्रिट जो है वो बेसिकली पीआरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी वॉल्यूम होती है आपके ब्लड की, वो कितनी है, मतलब कि यानी कि आपका एचबी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ग्रुप क्रॉस मैच करा लेते हैं, यानी कि ब्लड क्रॉस मैच कराने का मतलब होता है कि एक ये जो है भविष्य की, फ्यूचर की एक प्लानिंग है कि हो सकता है कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ जाए। अगर किसी को रिकरेंट मतलब बार बार हो रही है एपिस्टैक्सिस, तो हो सकता है कि उसमें प्लेटलेट्स की कोई कमी हो, प्लेटलेट्स का कोई विकार हो। इसके साथ साथ नियोप्लाजिया हो सकता है, उनको किसी प्रकार का कोई कैंसरस स्थिति शरीर में बननी शुरू हो गई हो। इसके साथ साथ जो है सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, उसी के अंदर हीमेटोक्रिट भी आ जाता है और एचबी भी आ जाता है। इन्होंने बताया है कि ब्लीडिंग टाइम, बीटी ब्लीडिंग टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच को, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट जांच को इन्होंने बताया है, उसका नाम है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। और इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, INR, पीटी और APTT, ये तीन ऐसी जांचें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जांचें करा करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड किस प्रकार से काम कर रहा है, वो कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। तो ब्लड के विकारों को जानने के लिए ये तीन जांचें ज़रूरी होती है। ने कहा है कि CT स्कैन या फिर MRI, नाक के अंदर कोई सूजन वगैरह या कोई फॉरेन बॉडी नाक के अंदर, बच्चे हो सकते हैं कि कुछ नाक में घुसा लें, है ना, ट्यूमर नाक के अंदर चल रहा हो, इस प्रकार की जो है चिकित्सा इसमें अपनाई जाती है। तो जो लोग ब्लीडिंग से परेशान हैं, जिन लोगों में इस तरह की दिक्कत हो रही है, उन लोगों में कोटरी एक प्रकार की एक मशीन होती है जो कि बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है, ठीक है। और इस प्रकार की मशीनों के द्वारा नाक को जो है, नाक के अंदर से हो रही ब्लीडिंग को बंद किया जा सकता है। साथ साथ नेजल पैकिंग भी की जा सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग डॉक्टर करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो पट्टियाँ होती हैं, मतलब जैसे आप बाहर स्किन पर पट्टी लगाते हैं उस प्रकार की नहीं, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का प्रयोग इसमें नेजल पैकिंग के रूप में कर सकते हैं। दोनों ही रूप को जो है, या कभी कभी दोनों ही करना पड़ जाता है गंभीर ब्लीडिंग के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ मेडिकल थेरेपी मतलब दवाइयाँ भी इसमें प्रयोग की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पट्टी कर करके आपके डॉक्टर आपको घर भेज देंगे। उनको हो सकता है कि कोई सर्जिकल ऑप्शन, मतलब कि हो सकता है कोई सर्जरी वगैरह के बारे में भी उनको सोचना पड़े, तो भर्ती करना पड़ेगा आपको उनको। जिनको पोस्टीरियर भाग से, नाक के पिछले भाग से ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको जो है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उस स्थिति में उनको दर्द की दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। एक बार आपने दर्द ख़त्म कर दिया पेशेंट का, एंटीबायोटिक भी आपको देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक से कई प्रकार की जो है समस्याएं नाक की और कई प्रकार के सिंड्रोम्स जो है उनसे बचाव हो जाता है। वह नासिड्स मतलब दर्द निवारक दवाइयाँ। अब दर्द निवारक की बात अगर हम करते हैं तो सिर्फ जो है उसमें नासिड्स ग्रुप आता है और उसमें एस्पिरिन भी आती है। एस्पिरिन जो होती है वो इसके विरुद्ध दवा है, मतलब इसके खिलाफ है। साथ साथ जो है वो प्लेटलेट्स को कम कर देगी, उसके साथ साथ ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ विटामिन के बारे में डॉक्टर सोचेगा कि उसको देना है या नहीं देगा। कि आर्टेरियल लाइगेशन मतलब ये जो होता है, नाक के जो विशेषज्ञ होते हैं जिनको बोलते हैं कि ENT सर्जन, मतलब ईयर नोज थ्रोट, इनके जो सर्जन होते हैं वो सोचते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस बार अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।